अजीज़म, अदब की दुनिया में किसी एक ज़बान की हुदूद में क़ैद रहना ऐसा है जैसे किसी शहर में रहते हुए उसकी फ़सील से बाहर की दुनिया ना देखना। लेकिन इल्म की वुसअतें किसी एक ज़बान या एक सक़ाफ़त की हुदूद में नहीं समाती। एक पुख्ता मुहक्किक का ज़हन हमेशा अपनी फ़िक्री खिड़कियों को खोले रखता है ताकि ताज़ा हवा और रोशनी अंदर आ सके। यहीं से एक नए और वसी मैदान की शुरुआत होती है जिसे हम तक़ाबली अदब कहते हैं। ये महज दो शौरा या दो नावल निगारों का मवाजना नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ ज़बानों, सक़ाफ़तों और जुग़राफ़ियाई हुदूद में मौजूद अदबी कामों का एक साइंसी और मुनज़्ज़म मुतालिया है। इसका मकसद ये समझना है कि अदब एक इंसानी सरगर्मी के तौर पर कैसे मुख्तलिफ जगहों पर परवान चढ़ा और कैसे इसने इंसानियत के मुश्तरका तजर्बात को बयान किया। याद रखें कि हर अदब अपने तहज़ीबी और तारीख़ी पस मंज़र में परवान चढ़ता है। एक तक़ाबली मुहक्किक का काम इन मुख्तलिफ पस मंज़रों को समझना और उनके मुश्तरक और इम्तियाज़ी पहलुओं का सुराग लगाना है। ये अमल आपको फ़िक्री तन्हाई से निकालकर आलमी अदबी मुकालमे का हिस्सा बनाता है। जब आप गालिब की गज़ल का मुतालिया किसी फ़ारसी शायर की शायरी के साथ करते हैं तो आपको न सिर्फ गालिब के फ़न की इनफरादियत का नया शऊर हासिल होता है, बल्कि आपको ये भी मालूम होता है कि ज़मानो मकान से परे इंसानी एहसासात की तर्जुमानी में क्या मुश्तरक पहलू हैं। ये किसी एक अदब की बरतरी साबित करने का नाम नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ अदबी रिवायात की अज़मत को पहचानने का एक ज़रिया है। तक़ाबली अदब के तहत तहक़ीक़ के तीन अहम मैदान हैं, जिनमें से पहला असरात का मुतालिया है। ये तहक़ीक़ की सबसे क़दीम और रिवायती शक्ल है, जिसमें आप ये देखते हैं कि एक ज़बान के अदब ने दूसरी ज़बान के अदब पर क्या असरात मुरत्तब किए। मिसाल के तौर पर आप ये तहक़ीक़ कर सकते हैं कि फ़ारसी शायरी के रुझानात जैसे तसव्वुफ़ और रमज़ियत ने उर्दू गज़ल को किस तरह मुतासर किया, या किस तरह मग़रिबी अदबी तहरीकों जैसे रोमानवी या हकीकत पसंदी ने उर्दू अफ़साने और नावल के इर्तिक़ा पर गहरा असर डाला। इस मुताले में आप सिर्फ मुशाबहतें नहीं देखते, बल्कि ये भी जांचते हैं कि ये असरात किस ज़रिए से मुंतकिल हुए और मकामी रिवायत में आकर इनकी शक्ल कैसे बदली। दूसरा अहम मैदान मौज़ूआती मुताला है। ये एक ज़्यादा आफाकी और जदीद नुक्ता नज़र है। इसमें आप किसी आलमी या आफाकी मौजू जैसे मोहब्बत, शनाख्त का बहरान या इंसाफ को मुख्तलिफ सक़ाफ़तों और ज़बानों के अदब में देखते हैं। मसलन आप ये मुताला कर सकते हैं कि इलामा इक़बाल के यहाँ मर्द मोमिन का तसव्वुर जर्मन फ़िलॉसफ़र नीत्शे के फ़ौक़ुल बशर के तसव्वुर से किस तरह मुख्तलिफ है, या जंग और तक़सीम के तजर्बे को मंटो और हेमिंगवे जैसे मुसन्निफ़ीन ने कैसे बयान किया। ये मुताला हमें समझने में मदद देता है कि इंसानी तजर्बात में क्या मुश्तरक है और सक़ाफ़ती सयाक़ो सबाक़ इन्हें किस तरह मुख्तलिफ रंग देता है। तीसरा अहम मैदान असनाफ़ का मुताला है। इसमें आप किसी अदबी सिल्फ़ के क़वायद, साख्त और जमालियात का तक़ाबुल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप उर्दू आज़ाद नज़्म की साख्त और उसके दाखिली आहंग का मवाजना अंग्रेज़ी नज़्म से कर सकते हैं, ताकि दोनों असनाफ़ की इनफरादियत को समझा जा सके। इसी तरह आप उर्दू के जदीद अफ़साने और रूसी अफ़साने में कहानी बयान करने के तरीक़ों का तक़ाबुल कर सकते हैं। इसके अलावा तक़ाबली अदब का एक जदीद रुझान आलमी अदब का मुताला भी है, जिसमें दुनिया भर के अदबी कामों को एक आलमी मुकालमे के तौर पर देखा जाता है। ये तीनों मैदान एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि अक्सर एक दूसरे में मुद्गम हो जाते हैं। एक जामे तक़ाबली तहक़ीक़ में आप बैक वक्त इन तीनों पहलुओं को देख सकते हैं। ये तहक़ीक़ महज एक मुवाजना नहीं, बल्कि एक तख्लीकी अमल है, जो आपको दुनिया के अदबी मंजरनामे का एक मुकम्मल नक्शा तैयार करने का मौका देता है। ये आपको ये भी सिखाता है कि हर अदब और उससे वाबस्ता तहज़ीब में क्या खूबसूरती है और किस तरह तमाम इंसानियत एक ही धागे से पिरोई हुई है। तक़ाबली अदब में कामयाबी की कुलीद पैरामीटर्स का वाज़िह तयन है। तहक़ीक़ शुरू करने से पहले ये फ़ैसला करना ज़रूरी है कि आप किस बुनियाद पर मवाजना करेंगे। ये पैरामीटर्स आपकी तहक़ीक़ को मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने मुताले के लिए ज़मानी हुदूद, क्या आप एक ही दौर के दो मुसन्निफ़ीन का मवाजना कर रहे हैं? जोग्राफ़ियाई हद, क्या आप एक ही ख़ित्ते के अदब का मुताला कर रहे हैं? मौज़ूआती गहराई, क्या आप शनाख्त के बहरान जैसे वसी मौजू पर काम कर रहे हैं? और उसलूब व तकनीक, क्या आप दो मुसन्निफ़ीन के बयानिया उसलूब या किरदार निगारी की तकनीकों का तक़ाबुल कर रहे हैं? जैसे पैरामीटर्स का इंतखाब कर सकते हैं।
ان پیرامیٹرز کے بغیر آپ کی تحقیق محض بکھرے ہوئے مشاہدات کا مجموعہ بن کر رہ جائے گی۔ ایک مضبوط بنیاد پر ہی ایک پائیدار فکری عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ تقابلی تحقیق کے دوران کچھ غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک بڑی غلطی اپنے ثقافتی پس منظر کو مسلط کرنا ہے۔ آپ کو ایک غیر ملکی ادبی کام کا تجزیہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے نہیں بلکہ اس کے اپنے ثقافتی اصولوں اور اقدار کے تحت وجود میں آیا ہے۔ دوسری غلطی تاریخی سیاق و سباق کو نظر انداز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 19ویں صدی کے ایک ادب کا موازنہ 21ویں صدی کے کسی کام سے کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ دونوں کے سماجی اور سیاسی حالات مکمل طور پر مختلف تھے۔ تیسری غلطی سطحی موازنہ ہے۔ یہ محض اوپر سے مماثلتیں یا فرق بیان کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی فکری اور جمالیاتی گہرائی میں اتر کر اصلیت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تقابلی تحقیق اپنے ساتھ کچھ عملی اور لسانی مشکلات بھی لاتی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ایک محقق کو کم از کم 2 زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ یہ صرف ترجمہ جاننے کا نام نہیں، بلکہ اس میں دونوں زبانوں کی ادبی روایات، ثقافتی باریکیوں اور تاریخی پس منظر کا علم ہونا ضروری ہے۔ ترجمہ کا عمل بجائے خود ایک چیلنج ہے۔ ایک کامیاب تقابلی محقق یہ سمجھتا ہے کہ ہر ترجمہ اصل متن کا ایک سایہ ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی ترجمے پر مکمل انحصار کرنا غلط ہو سکتا ہے۔ شاعری کا آہنگ، محاورے کا کلچر اور استعاروں کی گہرائی ترجمے میں اکثر کھو جاتی ہے۔ اس لیے اصل متن تک رسائی اور اس کی فکری اور تہذیبی گہرائی کو سمجھنا ایک لازمی شرط ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کے ادبی مخازات تک رسائی بھی ایک چیلنج ہو سکتی ہے۔ تقابلی ادب کا سفر ایک ایسا فکری سفر ہے جو آپ کی دنیا کو وسعت دیتا ہے۔ یہ محض کتابوں اور مصنفین کا موازنہ نہیں، بلکہ یہ مختلف تہذیبوں اور زمانوں کے درمیان ایک گہرا مکالمہ ہے۔ اس سفر میں آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کہیں بھی رہے، اس کے دکھ سکھ، اس کی خوشیاں اور اس کے خواب مشترک ہیں۔ ایک تقابلی محقق دراصل ایک ثقافتی سفیر کا کردار ادا کرتا ہے، جو اپنی زبان کے ادب کی خوبصورتی کو دنیا تک پہنچاتا ہے اور بدلے میں عالمی ادب کے خزانوں سے اپنے قاری کو مالا مال کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو فکری رواداری، ہمدردی اور ایک روشن خیال ذہن عطا کرتا ہے۔ آپ کا قلمی سفر صرف ایک راستے پر نہیں، بلکہ ایک ایسی شاہراہ پر جاری ہے جو دنیا کے تمام راستوں کو آپ کے دروازے پر لے آتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس علم کی روشنی کو عام کریں۔ آپ کا قلمی سفر جاری و ساری رہے، نیک تمناؤں کے ساتھ۔